दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ हाई स्टडी आईएएस पर। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 पेपर 102, जिसका टाइटल है समकालीन भारत और शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। आपके इस पेपर का यह फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को टोटल 85 क्वेश्चन से रखे गए हैं और इस 85 क्वेश्चंस के माध्यम से इस सेशन को हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चंस को प्रारंभ करें। उससे पहले आप लोगों के लिए सूचना दे दें कि आपकी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की संपूर्ण प्लेलिस्ट आपको चैनल पर बना दी गई है। आप उसे विजिट कर आप अपने सभी पेपर्स को वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चंस को प्रारंभ करें उससे पहले आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रह्म सूत्र किसने लिखा है? ऑप्शन ए माधवाचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी वादरायण, ऑप्शन डी रामानुज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ब्रह्म सूत्र है उसके रचयिता वादरायण को माना जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ब्रह्म सूत्र जो है वादरायण द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सांख्य दर्शन में कितने तत्व बताए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सांख्य दर्शन है आपका उसमें टोटल 25 तत्वों को बताया गया है, इसको डिफाइन किया गया है। दोस्तों, हम लोग आपका एग्जाम नज़दीक है, इसलिए जो है कि केवल जो सही आंसर है उसके बारे में चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों के समय का बचत हो सके। जो सांख्य दर्शन है उसमें जो 25 तत्व बताए गए हैं उसे आप लोग एक ऐसे सरसरी निगाह से देख भी सकते हैं। बुद्धि, अहंकार, मन, 5 संवेदी क्षमताएं, 5 क्रिया क्षमता और 5 सूक्ष्म तत्व या संवेदी सामग्री के तरीके। ये जैसे आपका रूप है, ध्वनि है, गंध है, स्वाद है, स्पर्श है, ये सारी चीज़ें आपकी 25 तत्वों के अंतर्गत रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेस्टोलॉजी किस दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो पेस्टोलॉजी है वो प्राकृतिक विचारधारा के दार्शनिक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकृति की ओर लौटो, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह रूसो का कथन है कि प्रकृति की ओर लौटो। इन्हीं का यह नारा था कि प्रकृति की ओर लौटो। किसका नारा था? तो रूसो महोदय का यह नारा था। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्यावरण से पूर्ण अनुकूलन का अर्थ मृत्यु है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जॉन डीवी महोदय का यह कथन है कि पर्यावरण से पूर्ण अनुकूलन का अर्थ मृत्यु है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें जो कीवर्ड है उसको आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसे आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिकरण एवं सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सामाजिकरण एक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह मैकावर महोदय का कथन है कि सामाजिकरण एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1950 में 1950 में सबसे पहले योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन था उसकी नियुक्ति की गई थी और अभी जो है कि हाल में ही योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग को गठित कर दिया गया है। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्य करता है। इसके बारे में थोड़ी जो चीज़ें हैं कि 15 मार्च 1950 को जो है कि योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग भारत सरकार का एक संस्थान था जिसने अन्य कार्यों के बीच भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने और उनकी क्रियान्वयन की बात जो है कि योजना आयोग के अंतर्गत की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैकाले का विवरण पत्र आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1835 को मैकाले द्वारा जो है कि एजुकेशन के क्षेत्र में मैकाले का विवरण पत्र जो है कि जारी किया गया था। तो ये 1835 में जारी किया गया था, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुशासन। जो आदर्श समाज होता है उसमें अनुशासन को जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्ण भूमिका में माना जाता है और उसका स्थान भी अनुशासन का सबसे ऊंचे स्थान पर माना जाता है जो आदर्श समाज होता है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो अनुशासन है, तो उसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भारतीय समाज है उसे 7 भागों में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में कौन सी इकाई मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो परिवार है उसे समाज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है।
कभी भी व्यक्ति को आप समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में नहीं मानेंगे, क्योंकि जो है कि जो परिवार होता है वो व्यक्तियों से मिलकर बनता है, जबकि जो समाज का कॉन्सेप्ट है वो एक ग्रुप का कॉन्सेप्ट माना जाता है। इसलिए व्यक्ति जो होता है इंडिविजुअल होता है और परिवार एक ग्रुप के रूप में, एक समूह के रूप में जाना जाता है। इसलिए परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन से संविधान मूल्य शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात धर्मनिरपेक्षता, न्याय और समानता, ये सभी जो है संवैधानिक मूल्य शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि धर्मनिरपेक्षता, न्याय, समानता, ये सभी आपके जो शैक्षिक मूल्य हैं उनके उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका जो संविधान है उसमें भाग 4 जो दिया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में आपके डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उसको, जिसे आप लोग नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, तो उसका जो है कि वर्णन भाग 4 में किया गया है, जिसको ध्यान रखना है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक में। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों का मौलिक अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के बालकों का यह जो है कि अधिकार मिला है राइट टू एजुकेशन का। पहले यह अधिकार सबसे पहले जब संविधान लागू हुआ था तो आर्टिकल 15 में था, बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया, जहां पर यह बात की गई कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान की जाएगी 86वें संविधान संशोधन के बाद द्वारा। उसके बाद 2002 के बाद जो है कि आरटी एक्ट 2009 को लाया गया और उसमें भी यह प्रावधान किया गया जो है कि हर एक बालक जो 6 से 14 वर्ष का है उसे शिक्षा का अधिकार कानूनी अधिकार के रूप में भी दिया गया है। इस तरीके से यह मौलिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने आपको बताया कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसे जो है कि अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर संपूर्णानंद को भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसको ध्यान रखना है कि जो भावात्मक एकता समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, समाज के अस्थिरीकरण किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति, जाति और वर्ग। जो समाज का अस्थिरीकरण है, विभिन्न भागों में डिवाइड किया गया है समाज को, उसका जो आधार है वो संस्कृत है, जाति है और वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उच्च शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की नीति निम्नलिखित का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतियोगी गतिशीलता का। जो आपका रिजर्वेशन मिलता है हायर एजुकेशन में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, और जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए, यह जो है कि प्रतियोगी गतिशीलता का उदाहरण के रूप में जाना जाता है, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो प्रतियोगी गतिशीलता का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश में से एक का परिणाम थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 1986, उसके अंतर्गत जो है कि डाइट की स्थापना की गई थी। आप लोगों को बताना है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वह किस नीति के अंतर्गत लाया गया था, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो श्याम पित्रोदा जी को माना जाता है। इन्हीं को जो है कि सबसे पहले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, श्याम पित्रोदा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ है संस्कृत आदि की भावना और डॉट डॉट डॉट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र के प्रति प्रेम। जो राष्ट्रीय एकता का अर्थ है वह संस्कृत आदि की भावना और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को प्रदर्शित करता है, राष्ट्रीय एकता। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदार शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना जो है वो शिक्षा के व्यवसायीकरण के लक्ष्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 23, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। जो कोठारी आयोग जो है गठित किया गया था आप लोगों का, उसका जो शीर्षक था, उसका जो थीम थी, वो थी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षा में अवसरों की समानता से अभिप्राय है कि प्रत्येक छात्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो शिक्षा में अवसरों की समानता का जो अर्थ है, अभिप्राय है उसका, जो वो है छात्रों के लिए अपनी योग्यताओं तथा रुचियों के अनुसार सुविधा प्राप्त करें। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा की सार्वभौमिक सफलता के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई शिक्षा नीति 1986। जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा है, उसकी जो व्यवस्था, उसका जो कार्यक्रम का लांछन हुआ था, जो उसको लॉन्च किया गया था अनौपचारिक शिक्षा को, वो नई शिक्षा नीति जो NEP 1986 थी, उसके अंतर्गत इसे जो है कि लागू किया गया था अनौपचारिक शिक्षा को। तो इसको भी ध्यान रखना है। डाइट की स्थापना भी इसी के अंतर्गत की गई थी। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू किया गया था शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 26, DPEP योजना लागू की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो DPEP योजना थी वो प्राथमिक शिक्षा में लागू की गई थी। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि DPEP योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात नेतृत्व के गुणों का विकास करना, नैतिक और चरित्रवान नागरिकों का निर्माण करना, राष्ट्रीय एकता का संरक्षण करना। ये सभी जो है कि लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा के कार्य के रूप में इन चीज़ों को निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित जातियां अनुसूचित जाति मानी जाती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 341 में, आर्टिकल 341 में ये चीज़ें जो 341 में जिन जातियों को घोषित किया गया है, उन्हें ही अनुसूचित जाति के रूप में माना जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, UGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 में आपकी जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो सभी जो है कि हायर एजुकेशन के जो है कि नियमावली और इन सब चीज़ों को, उसके रेगुलेशन का कार्य करती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो उसकी स्थापना 1953 में की गई थी। इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकतब जो है वो, जो मुस्लिम काल था, इसमें जो प्राथमिक शिक्षा है वो मकतब में दी जाती थी, जबकि जो उच्च शिक्षा थी वो मदरसे में दी जाती थी। तो इसको भी ध्यान रखना है, मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी और मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है एक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात जो प्रारंभिक शिक्षा है इसका जो सार्वभौमिकरण, वो एक संवैधानिक प्रावधान है और एक मौलिक अधिकार। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत देखा जाए तो जो आपकी राइट टू एजुकेशन है, RTE एक्ट 2009, और मौलिक अधिकार के रूप में देखा जाए तो आपका आर्टिकल 21A। तो इस तरीके से जो है कि आपका जो शिक्षा है, वो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, वो संवैधानिक अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बनाने की सिफारिश की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NPE जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986, इसने जो है कि डाइट की स्थापना की सिफारिश की थी। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सर्व शिक्षा अभियान है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित रखता है। तो इसको भी ध्यान रखना है। जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसका प्रारंभ 2001 से हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखना है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए है, और 2001 में इसका प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलेज या विद्यालय जो है शिक्षा के औपचारिक जो है कि अभिकरण के रूप में जाने जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। जबकि जो परिवार होता है, समाज होता है, इसे अनौपचारिक जो है कि अभिकरण के रूप में रखा जाता है, कि यहाँ पर किसी भी तरीके की औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि यहाँ पर बच्चा रहकर सीखता सब कुछ है, बशर्ते है किसी नियम और किसी रेगुलेशन के अंतर्गत रहकर नहीं सीखता है। क्वेश्चन नंबर 35, वंचित वर्गों में कौन सम्मिलित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात अनुसूचित जाति तथा जनजातियां, महिलाएं, शारीरिक तथा मानसिक रूप से दिव्यांग, ये सभी जो है कि वंचित वर्ग के अंतर्गत शामिल माने जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 है, सामाजिक वंचन या अभाव सबसे अधिक प्रचलन में था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैदिक काल में सामाजिक वंचन और अभाव सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता था। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सबसे अधिक भेदभाव है वो वैदिक काल में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आदर्शवाद का प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्लेटो को आदर्शवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो इसको ध्यान रखना है कि आदर्शवाद का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, तो वो प्लेटो महोदय ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांख्य। उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन जो है उसे सांख्य दर्शन के रूप में जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, अष्टांगिक अभ्यास से संबंधित कौन सा दर्शन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योग दर्शन को अष्टांगिक अभ्यास के से संबंधित माना जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा दर्शन वेदों पर आधारित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्य दर्शन जो है वो वेदों पर आधारित है। दोस्तों, जो दर्शन शास्त्र है इसमें दो प्रकार के जो है कि दर्शन माने जाते हैं। एक आस्तिक दर्शन माना जाता है और एक नास्तिक। आस्तिक का यहाँ अर्थ ये नहीं होता है कि जो ईश्वर को माने या ना माने। यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि वे दर्शन जो वेदों को मानते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है, और जो जो दर्शन वेदों को नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। और जो है कि 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन के अंतर्गत रखा गया है, जबकि 3 दर्शन बौद्ध, जैन, चारवाक, इन्हें जो है कि नास्तिक दर्शन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन आध्यात्मिक सत्ता पर केंद्रित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्शवाद जो है वो आध्यात्मिक सत्ता पर जो है कि वो केंद्रित माना जाता है। जो आदर्शवाद है यह आध्यात्मिक सत्ता पर केंद्रित माना जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, शंकराचार्य को संस्थापक माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदांत दर्शन के जो संस्थापक है वो शंकराचार्य जी को माना जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, वेदांत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची। जो शिक्षा है पहले ये समवर्ती सूची में का विषय नहीं थी, बाद में संविधान संशोधन करके इसे शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया है। समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा जाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, संवैधानिक मूल्य हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात बंधुत्व की भावना, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता, ये सभी आपके प्रस्तावना में भी दिए गए हैं और ये सभी संवैधानिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान की उद्देशिका में बाद में जोड़ा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है यह जो है कि आपके जो उद्देशिका है, प्रस्तावना, इसमें जो है कि बाद में जोड़ा गया था। तो 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि धर्मनिरपेक्षता के अलावा किन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जो है कि वो बाद में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका आर्टिकल 45 है, इसमें जो है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया था। तो जब आपका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय ये बातें लिखी गई थी कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालक को जो है कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। और तब जो है कि इसे जो है कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया था। बाद में इसे जो है कि मौलिक अधिकार बनाया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A में, और बाद में जो है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया 2009 में, और उसे जो है कि एक वैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, उपनयन संस्कार संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपनयन संस्कार वैदिक काल से संबंधित है। तो वैदिक काल में जो है कि उपनयन संस्कार कराया जाता था बालक का। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हिंदू धर्म है उसमें पुरुषार्थों की संख्या 4 मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला जो है वो वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 50 है, बौद्ध साहित्य संरक्षित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक में जो है वो बौद्ध साहित्य को संरक्षित मतलब किया गया है। यहाँ पर त्रिपिटक में बौद्ध साहित्य से संबंधित सारी चीज़ों को, बौद्ध धर्म से संबंधित सारी चीज़ों को रखा गया है। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो शैक्षणिक संस्थाओं का निजीकरण है यह सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं है। जबकि सर्व शिक्षा अभियान जिसको प्रारंभ किया गया था 2001 में,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009 में जो लाया गया था, और PWD एक्ट 1995-96 में जो लाया गया था। ये शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य में सहायक सिद्ध होते हैं, जबकि जो शिक्षा शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण यह सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्ति में सहायकता नहीं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर SS भटनागर को जो है कि UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसका पहला अध्यक्ष नियुक्ति किया गया था। इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 कोठारी आयोग का कार्यकाल था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1964-66 में कोठारी आयोग को गठित किया गया था। 64 में गठित किया गया था और 66 में कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो आप लोगों को बताना है कि कोठारी आयोग की जो शीर्षक था रिपोर्ट की वो क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके पहले हम लोग उस क्वेश्चन को देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, पुस्तक लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद द्वारा जो है कि अरविंद द्वारा लाइफ डिवाइन पुस्तक को लिखा गया है। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, शिक्षा का कार्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात जन समुदाय को नेतृत्व प्रदान करना, सकारात्मक सोच को उत्पन्न करना, सामाजिक कुरीतियों की आलोचना करना और समाज में सुधारात्मक जो है कि विचारों को प्रस्तुत करना, ये शिक्षा के कार्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निषेधात्मक शिक्षा का जो विचार है उसने वह जो है कि रूसो द्वारा दिया गया है। तो इसको ध्यान रखना है। शिक्षा का जो है कि निषेधात्मक प्रकार जो है वो रूसो द्वारा दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था पहले, उसे NEP 2020 में शिक्षा मंत्रालय उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इसको ध्यान रखना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, फिलॉसफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो फिलॉसफी शब्द है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलो धन सोफिया। फिलो का अर्थ होता है जो है कि लव, और जो है कि सोफिया का अर्थ होता है विजडम, अर्थात लव ऑफ विजडम, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग को ही फिलॉसफी कहते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग को जो है फिलॉसफी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, शिक्षा में खेल विधि पर जोर देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृतिवाद जो है वो शिक्षा में खेल विधि को अधिक महत्व देता है, जिसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 60, सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संख्या। जो सांख्य दर्शन है उसमें जो सांख्य शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संख्या होता है। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा आस्तिक दर्शन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चारवाक। हमने आपको बताया पहले है कि तीन दर्शन को नास्तिक दर्शन माना जाता है, चारवाक, बौद्ध और जैन। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन में चारवाक है, तो इसलिए आपका सही जवाब चारवाक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, आदर्शवाद का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति में व्यक्ति ही सत्य है। यह जो है कि आदर्शवाद का आधारभूत सिद्धांत नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, उपनयन संस्कार संबंधित है। तो इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैदिक काल में जो है कि वो उपनयन संस्कार बच्चों का कराया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैदिक काल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के दोष हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात व्यावहारिक शिक्षा की अवहेलना करना, सभी के लिए शिक्षा नहीं है, वेदों को ही अंतिम सत्य मानना, यह जो है कि वैदिक कालीन शिक्षा की प्रणाली के दोष माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, जनतंत्र में मूल सिद्धांत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो है ये सभी जो है जनतंत्र में मूल सिद्धांत के अंतर्गत रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय शिक्षा के अंतर्गत समकालीन मुद्दा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली की समाप्ति, यह जो है कि भारतीय शिक्षा के अंतर्गत समकालीन मुद्दा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 67, महात्मा गांधी के अनुसार धार्मिक शिक्षा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो धार्मिक शिक्षा है वो महात्मा गांधी के अनुसार सभी धर्मों के आधारभूत तत्वों को का ज्ञान करना जो है ये महात्मा गांधी के अनुसार धार्मिक शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 68, श्री अरविंदो के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के स्वस्थ विकास हेतु क्या आवश्यक नहीं है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बंधनों से मुक्त होना, यह जो है कि आवश्यक नहीं माना है श्री अरविंदो ने। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात शिक्षा के लिए पहुंच बढ़ाना, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, यह राष्ट्रीय जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसका जो है कि उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों एवं अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, लागू करना, ये जो है कि एनसीईआरटी का प्रमुख कार्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, मुदलियार शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में मुदलियार शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा जो है भारत में बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने के सुझाव दिए गए थे, इसको ध्यान रखना है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 73, श्री अरविंद ने अपना आश्रम कहाँ स्थापित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पांडिचेरी में जो है श्री अरविंद ने अपना आश्रम स्थापित किया था, जिसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 74, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, हस्त कौशल आधारित शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, ये जो है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित जो बुनियादी शिक्षा है उसके सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, हस्त कौशल आधारित शिक्षा, मातृभाषा द्वारा शिक्षा, तो ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय शिक्षा के समकक्ष कौन सी चुनौती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात वित्त की कमी, समावेशन की धीमी गति, आधुनिक तकनीकी से अनुकूलता में बाधाएं, तो ये सभी जो है कि भारतीय शिक्षा में वर्तमान में चुनौती के रूप में देखी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 76, समाज सामाजिक बंधनों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, यह कथन किसका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर और पेज का यह कथन है कि समाज समाज जो है वो सामाजिक बंधनों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। किसका कथन है, मैकाइवर एवं पेज का। क्वेश्चन नंबर 77 है, पूर्वाग्रह का विकास घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिकरण से, पूर्वाग्रह का विकास घनिष्ठ रूप से संबंधित है सामाजिकरण से, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 78 है, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो समाजशास्त्री दृष्टिकोण है उसके अनुसार जो पाठ्यक्रम है आपका सिलेबस है वह लचीला होना चाहिए, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 79 है, वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैयक्तिक। जो वैदिक कालीन शिक्षा है इसका स्वरूप वैयक्तिक था, तो सबको शिक्षा का अधिकार भी नहीं मिला था और जो स्वरूप था वो वैयक्तिक माना जाता था, पर्सनल माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 80, उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था किस काल में की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैदिक काल में। वैदिक काल में उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था की गई थी, उसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 81, मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ऐसे ही ब्रिटिश कालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था वो ईसाई धर्म का प्रचार करना था, इस तरीके से मुस्लिम कालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। क्वेश्चन नंबर 82, उपसंपदा संस्कार संपन्न होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मठ में 12 वर्ष अध्ययन करने के उपरांत जो है उपसंपदा संस्कार जो है कि कराया जाता था वैदिक काल में, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 83, हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट द्वारा जो है कि हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई थी, इसको ध्यान रखना है, एनी बेसेंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84 है, सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी। समाजवादी जो है कि अर्थव्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता जो है सबसे अधिक होती है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई थी हैदराबाद में, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप आज के आपके ये रहे 85 क्वेश्चन सेट नंबर 11 के। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।